Hello students, welcome back to Technoworld Studios YouTube channel. This side Dr. Anu and our today's video is on salient features of the Constitution of India. तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को आज का ये वीडियो काम आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स डिस्कस करेंगे। एक बेसिक चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी शुरुआत प्रियम्बल से होती है। प्रियम्बल में क्या है? प्रियम्बल में हमारे आइडियल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इसके फीचर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव से ही लिए हुए हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीजें हमने अडॉप्ट की हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर द नीड्स ऑफ द कंट्री। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, उनके संविधान से जो हमें चीजें अपने देश के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से समझ में आई, हमने वहां से उन्हें लिया। तो हम डिस्कस करेंगे सेलिएंट फीचर्स। 10 सेलिएंट फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। सबसे पहला, कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकंड, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड जो फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो फोर्थ है दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फिफ्थ है सेक्युलर स्टेट। सिक्स्थ इज 3-tier गवर्नमेंट। सेवेंथ, इमरजेंसी प्रोविजंस। एट्थ, we will discuss about single citizenship. Ninth, it is democratic and socialist state. And 10th, written and detailed. These are the 10 features that we are going to discuss in our today's video. इन सबके बारे में अगर आप 2-2 लाइन या 3-3 लाइन भी लिख देंगे, ये चार्ट बना के, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आप इसे सर्कुलर फॉर्म में किसी भी तरीके से माइंड मैप के तौर पे बना के एंड आप इन सब के बारे में 2-2, 3-3 लाइन, 3-3, 4-4 लाइन जैसे भी आप लिख पाए, यू कैन राइट ऑन दैट। सो द फर्स्ट थिंग, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट फीचर जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज डिवाइडेड इनटू रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंदी है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, इलेबोरेट की हुई हैं चीजें हर तरीके से डिटेल में। जो इसके फैक्टर्स हैं कि ये एलिफेंटाइन साइज बना, एलिफेंटाइन साइज, यू कैन यूज द वर्ड एलिफेंटाइन साइज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल फैक्टर्स एंड द हिस्टोरिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी, अलग अलग तरीके के अलग अलग जो हम लोग हैं वो, एंड द हिस्टोरिकल फैक्टर्स जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, GOI एक्ट 1935 का, जो कि बहुत ज्यादा बल्कि था। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ये। एंड द डोमिनेंस ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हम लीगल चीजें, जो भी लीगल फ्रेमवर्क है कंट्री का, उसके लिए, that is everything is written in detail in our constitution. It contains the fundamental principles of governance and detailed एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, किस तरीके से हमें जो है वो चीजें चलानी है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इट इज बोथ जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इनमें से 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जैसे भी याद रहे हम इसमें लिखेंगे। अगर हम रिवाइज करना चाहें, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या बताना है? हमें बताना है
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि अमेरिका का है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंदी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इलैबोरेट है, डिटेल्ड है। फैक्टर्स जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इसके बड़े साइज को, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड द हिस्टोरिकल फैक्टर्स, एंड इसमें जो है हमारे सारे के सारे राइट्स जो है वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज इट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिक्सचर है रिजिडिटी का, जहां पे आप तोड़ मरोड़ उसमें कर भी सकते हैं एंड नहीं भी कर सकते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स अ स्पेशल प्रोसीजर फॉर इट्स अमेंडमेंट, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप उसको अमेंड कर सकते हैं। एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको आप which can be amended in the same manner as the ordinary laws are made, जैसे कि हम कुछ laws बनाते हैं, कुछ कानून बनाते हैं, कुछ rules बनाते हैं, उसी तरीके से जरूरत के हिसाब से हम उसमें changes कर सकते हैं। So that is a flexible constitution. So example for this will be the British Constitution. Next is parliamentary form of government. Parliamentary form of government में इसमें क्या है, इसमें प्रेजेंस होती है रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स की, जो मेजॉरिटी पार्टी है वो रूल करती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के प्रति। मेंबरशिप होती है मिनिस्टर्स की लेजिस्लेचर में, लाइक वी हैव द मिनिस्ट्री टू डिसाइड द थिंग्स। देन लीडरशिप होती है पीएम की या सीएम की, पीएम की जैसा कि वी ऑल नो नेशन में, एंड सीएम फॉर द स्टेट। डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस लोकसभा। इंडियन पार्लियामेंट जो है इट इज नॉट अ सॉवरन बॉडी लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, एंड जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इट इज कंबाइंड विद एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एट द हेड। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द नेशन। So this is all about parliamentary form of government. इसमें से अगर हम कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट लिख देंगे that will be sufficient for our answer. So parliamentary form of government में मेजॉरिटी पार्टी रूल करती है, लीडर जो होता है वो उसका पीएम होता है, नेशन का सीएम होता है, स्टेट का एक राज्य का डिसोल्यूशन हो जाता है लोअर हाउस का, और जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है। देन वी हैव द फंडामेंटल राइट्स। सो पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 6 फंडामेंटल राइट्स बताए हुए हैं सिटीजन्स के लिए फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इट कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल दैट एवरी इंडिविजुअल को अधिकार होगा, इज एंटाइटल्ड टू एंजॉय सर्टेन राइट्स, को अधिकार होगा कुछ राइट्स का एज अ ह्यूमन बीइंग, और वो उन राइट्स को एंजॉय कर सकता है। नो मेजॉरिटी हैज द राइट टू एब्रोगेट सच राइट्स, किसी को अधिकार नहीं है किसी भी इंसान से उसके राइट्स छीनने का। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। They are justiciable in nature and they are enforceable by the courts for their violation, कि अगर कोई वायलेट करता है उनको तो कोर्ट के थ्रू उसको अपने राइट्स वापस मिल जाते हैं, या कोई अगर किसी के राइट्स छीन लेता है तो कोर्ट्स के थ्रू उसे उसके राइट्स वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट हर रिलीजन को। सो इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन्स मींस सेक्युलरिज्म। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट स्टैंड्स फॉर अ सेक्युलर स्टेट। आप कोई भी रिलीजन अपनी मर्जी से आप उसको मान सकते हैं, एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन्स। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को हम ऊपर नहीं रखते हैं कि ये रिलीजन है तो ये ऊपर रहेगा, ये रिलीजन है ये नीचे रहेगा। नो, सब बराबर है कानून की नजरों में। स्टेट विल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद और बी कंट्रोल्ड बाय एनी रिलीजन। अगेन वही चीज जो हमने अभी डिस्कस की है
कि कोई भी रिलीजन ऊपर या कोई भी रिलीजन नीचे नहीं है, सब बराबर है। स्टेट गारंटी देता है हर किसी को अपना पसंद का रिलीजन चुन के उसको प्रोफेस करने के लिए, और वो उस किसी भी इंसान की पसंद के बीच में कि वो किस रिलीजन को चुनना चाहता है उसके बीच में नहीं आता है। No discrimination will be shown by the state against any person on the ground of his religion or faith. अगर किसी का किसी भी धर्म में विश्वास है तो उसके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानता है, उसकी पूजा करता है। देन 3-tier गवर्नमेंट। 3-tier गवर्नमेंट से हमारा मतलब है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डुअल पॉलिटी प्रोवाइड की है एंड उसमें प्रोविजंस हैं सेंटर एंड स्टेट के। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने एक 3rd टियर भी गवर्नमेंट में डाल दिया था, विच इज द लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे पास में सेंटर है, हमारे पास में स्टेट है और हमारे पास में लोकल गवर्नमेंट है, जो कि किसी भी दूसरे बाकी के अन्य कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो उनमें नहीं मिलता है। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था 1992 का, इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू दी पंचायत। उसने पंचायत को रिकॉग्निशन दिया जो कि रूरल लोकल गवर्नमेंट्स हैं, by adding a new part 9 and a new schedule 11 to the कॉन्स्टिट्यूशन। ये कैसे हुआ था? ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 में आया था उसके थ्रू हुआ था, जिसमें पंचायत को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया गया था। कैसे दिया गया था? पार्ट 9 उसमें ऐड करके और उसमें एक न्यू स्केड्यूल ऐड करके। एंड जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था ये भी 1992, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया था म्यूनिसिपैलिटीज को, जो कि हमारी अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। कैसे किया था? बाय एडिंग अ न्यू पार्ट 9A। याद रखिएगा, पंचायत को मिला था पार्ट 9 में एंड म्यूनिसिपैलिटीज को मिला पार्ट 9A में। उसमें स्केड्यूल 11 था, इसमें स्केड्यूल 12 है। वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो आए दोनों ही 1992 में थे। द नेक्स्ट फीचर इज द इमरजेंसी प्रोविजंस, कि इमरजेंसी के केस में क्या होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उन्होंने आगे भविष्य का जब देखा कि ऐसी भी सिचुएशंस आ सकती हैं जब गवर्नमेंट नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकती है, तो उन सब चीजों से निपटने के लिए हमारे संविधान में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं वो डाले गए। किस तरीके की इमरजेंसीज होती हैं या कितनी इमरजेंसीज होती हैं? 3 इमरजेंसीज होती हैं। फर्स्ट इज इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 में इलेबोरेट किया हुआ है एंड हम भी अपनी एक वीडियो में इसके बारे में लेके आएंगे। सेकेंड इज इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स, आर्टिकल 356 एंड 365। फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज आर्टिकल 360। So 3 types of emergencies are there. Emergency caused by war, external aggression, दंगा फसाद वगैरह कुछ। Emergency due to failure of constitutional machinery in state, सरकार अगर गिर जाती है, and financial emergency. The rationality behind incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity, integrity and security of the country. कि जब ऐसी सिचुएशन बने कि हम नॉर्मल तरीके से गवर्नमेंट नहीं चला सकते हैं, सरकार नहीं चला सकते हैं, सरकार काम नहीं कर सकती है, तो भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता सबको बनाए रखने के लिए ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं कि हम किस तरीके से काम कर सकते हैं ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस में। इमरजेंसी के केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको सारे अधिकार होते हैं और जितनी भी स्टेट्स होती हैं वो सब सेंटर के कंट्रोल में चली जाती हैं।
This kind of transformation of the political system from federal during normal times में federal system होता है to unitary during the emergency is a unique feature of Indian Constitution. Federal system during normal times आप normally अपना गवर्नमेंट जो है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की है सरकार चला रही है. टू यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी मींस जो भी सेंटर पे है दैट इज द हेड उस टाइम पे, और सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो उसके अंडर आ जाएंगी, उनके हिसाब से काम करना पड़ेगा. देन सिंगल सिटीजनशिप. फेडरल स्टेट में सिटीजन्स को डबल सिटीजनशिप एंजॉय करने का अधिकार दिया जाता है जैसे कि यूएसए में. इंडिया में सिर्फ आप सिंगल सिटीजनशिप रख सकते हैं अगर आप भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत की ही सिटीजनशिप रहेगी. आप बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, दैट टाइम पे यू बिकम NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन. आप इंडिया के सिटीजन नहीं रहते हैं, दो आपके पास में वोटिंग राइट्स एंड वो सब चीजें जो है बेस्ड ऑन द थिंग्स आपको मिलती हैं. एवरी इंडियन इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. हर भारतीय भारत का रहने वाला है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ हिज और हर रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ. कहाँ रह रहा है, कहाँ उसका जन्म हुआ, उस चीज से मैटर नहीं होता है. All the citizens of India can secure employment anywhere in the country and enjoy all the rights equally in all parts of India. भारत के citizens जो हैं, जो नागरिक हैं, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं अपने देश में और आपको वही बराबरी के rights सब जगह आपको इंडिया में मिलेंगे. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने जानबूझकर सिंगल सिटीजनशिप ली थी टू एलिमिनेट रीजनलिज्म एंड अदर डिसइंटीग्रेटिंग टेंडेंसीज, कि भारत को अगर कोई तोड़ा नहीं जा सके, तोड़ा जाना की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो उन सब चीजों से बचने के लिए ये सब चीजें उन्होंने फोरसॉ की दैट टाइम एंड उन्होंने सिंगल सिटीजनशिप का कानून जो है वो लगाया. बिकॉज यू नेवर नो आप क्या किन चीजों को देख के किस तरीके से आप डील करें चीजों के साथ में, सिचुएशन के साथ में, तो उन सब चीजों से बचने के लिए सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया गया. सिंगल सिटीजनशिप गिव्स अ सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया. सिंगल सिटीजनशिप इंडिया के लोगों को यूनाइटेड रखती है. नाइन्थ जो हमारा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट. इससे हमारा क्या मतलब है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू तो रिफ्लेक्ट करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फ्रॉम द बिगनिंग, बट इट वाज ओनली इन 1976 में कि हमने अमेंडमेंट की थी उसमें और हम उसमें टर्म सोशलिज्म लेके आए थे. 1976 में हम टर्म सोशलिज्म लेके आए थे. इंडिया प्रोमोट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस with the intention to end all forms of exploitation of its people. इंडिया के में लोगों का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सके, उसके लिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो सबको दिया जाता है और सब एंड सिक्योरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ. सब चीजों का ध्यान रखा जाता है. इट इज टू बी सिक्योर्ड बाय पीसफुल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक मीन्स. सो डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट स्टेट के बारे में अगर आप लिखेंगे इसके बारे में तो आप बताएंगे सोशलिज्म वर्ड जो है वो 1976 में प्रियम्बल में ऐड किया गया था और इंडिया प्रोमोट करता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को. किस भावना के साथ में? विद द इंटेंशन टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. उसके लोगों का किसी भी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सके, जिसके लिए वो सबके इक्वल राइट्स, बी इट इनकम, रिसोर्सेज या वेल्थ, को सिक्योर करता है. नेक्स्ट, द लास्ट फीचर of this video that we are going to discuss is written and detailed. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, दैट इज फुली रिटन डॉक्यूमेंट इनकॉर्पोरेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया. इट वाज इनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया
असेंबली ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए थे इसको लिखने के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स में विद 94 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो है वो लिखा गया है अभी तक। ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल्स थे जो कि अभी 448 हो गए हैं एंड 105 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उसमें अगस्त 2021 तक। सो अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भारत के संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, तो हम ये 10 फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस किए हैं इन 10 फीचर्स का एक माइंड मैप सॉर्ट ऑफ बना के एक डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको बना के एंड उन सब के बारे में एक एक दो दो या दो दो तीन तीन पॉइंट्स हम लिख देंगे तो हम अच्छे से अपने आंसर को कवर कर सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।